मॉर्निंग एवरीवन। आज बच्चों हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम पेपर में तुलनात्मक राजनीति, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व इस विषय में चर्चा करेंगे। तुलनात्मक राजनीति की हम बात करते हैं तो इसके परिचयात्मक संदर्भ में हम कुछ बातों को देखते हैं। पहला पॉइंट है तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकार का अध्ययन है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक देश की सरकार की तुलना दूसरे देश की सरकार से करने के लिए तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा पॉइंट है तुलनात्मक राजनीति का सामान्य अर्थ विदेशी सरकारों का संवैधानिक अध्ययन है। जो पाश्चात्य संदर्भ में या हम विश्व के प्रमुख संविधानों का अध्ययन करते हैं तो हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत ही उनकी तुलना कर पाते हैं। किंतु आधुनिक राजनीतिक शास्त्र में नवीन पद्धतियों के माध्यम से अध्ययन करना चाहता है, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था प्रथम वर्ष में कि राजनीति शास्त्र की जब बात आती है तो राजनीति शास्त्र में दो दृष्टिकोण प्रचलित थे, एक परंपरागत दृष्टिकोण और एक आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण में जिस तरीके का अध्ययन क्षेत्र था वो बहुत ही सीमित था, जो पद्धतियाँ थीं वो बहुत ही सीमित थीं, केवल वर्णनात्मक दार्शनिक पद्धतियों का प्रयोग उसमें किया गया था और जो भी वहाँ पर सिद्धांतों का निर्माण हुआ वह अनुभाविक नहीं थे, वह आदर्शात्मक सिद्धांत थे। तो ये आवश्यकता थी, तुलनात्मक राजनीति की मांग थी कि एक तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाए ताकि सभी देशों की शासन व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन संभव हो सके। तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो ये दो चीज़ें जो हैं इससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि तुलनात्मक राजनीति क्या है। तो तुलनात्मक राजनीति सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत विविध देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का, उसमें राजनीतिक तत्वों का और वर्तमान में गैर राजनीतिक तत्वों का अध्ययन भी तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। अब इसके हम परिभाषात्मक पक्ष को देखते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रक्रिया के विभिन्न स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर राजनीतिक व्यवहार संबंधी सिद्धांत निर्माण के लक्ष्य से युक्त शास्त्र ही तुलनात्मक राजनीति है। इसकी कई विचारकों ने परिभाषा दी है। एडवर्ड ए फ्रीमैन ने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा देते हुए कहा है कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ यह है कि तुलनात्मक राजनीति सरकार एवं संस्थाओं के विविध प्रकार का अध्ययन है। मतलब ये सरकार और संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन इसके माध्यम से किया जाता है। जी के रॉबर्ट्स ने इसको स्पष्ट किया है। तुलनात्मक राजनीति आधुनिक समय में केवल राजनीतिक संरचनाओं के अध्ययन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गैर राजनीतिक संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आप देखिएगा दबाव समूह हैं, राजनीतिक दल हैं, इन सब का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाने लगा है और यही कारण है कि वर्तमान संदर्भ में तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हो गया है। अब बच्चों एक बात आती है कि तुलनात्मक राजनीति को कई उनसे जाना जाता है, कई नामों से उसको जाना जाता है तुलनात्मक राजनीति को। तो जैसे कि तुलनात्मक शासन, तुलनात्मक विश्लेषण और तुलनात्मक पद्धति। तो हमको इन तीनों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तुलनात्मक शासन क्या है? तो तुलनात्मक शासन के अंतर्गत राज्य से संबंधित औपचारिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। राज्य से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तुलनात्मक विश्लेषण क्या है? किसी भी वैज्ञानिक गतिविधि का अंग होता है और राजनीतिक विज्ञान में इसके आधार पर राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या की जाती है। विश्लेषण का अर्थ क्या है? व्याख्याएं करना। तो राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या तुलनात्मक विश्लेषण के अंतर्गत आती है और एक वैज्ञानिक पद्धति का ये एक हिस्सा है। तीसरा पॉइंट है इसमें तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति क्या होती है? तुलना जिस पद्धति से की जाए।
तुलनात्मक विश्लेषण की जो पद्धति है वो कौन सी पद्धति कहलाती है? तुलनात्मक पद्धति कहलाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि तुलनात्मक राजनीति एक बहुत ही विस्तृत और बहुत ही वृहत अवधारणा है। कई बार तुलनात्मक राजनीति को तुलनात्मक शासन, तुलनात्मक विश्लेषण या तुलनात्मक पद्धति के प्राय शब्दों से जाना जाता है, लेकिन कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि तीनों जो इसके भाग हैं तुलनात्मक राजनीति के, ये एक बहुत ही वृहद अवधारणा है। इसके बाद आमंड और पावल ने भी तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित किया है। उन्होंने 3 मौलिक मंतव्य बताए हैं इसके। पहला है पश्चिमी और गैर पश्चिमी देशों की संस्थाओं का एक साथ विश्लेषण। तुलनात्मक राजनीति पश्चिमी देश और गैर पश्चिमी देश, उनका ये एक साथ तुलनात्मक अध्ययन करती है। दूसरा उन्होंने बताया है कि राजनीतिक संस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांतों में संबंध स्थापित करती है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, जैसे कि संक्षेप में या सार में हम ये कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीतिक विषय में राजनीति को आदर्शात्मक आयामों की श्रृंखलाओं से मुक्त करके इसे अनुभाविक रूप में व्यक्त किया गया है। इसे राज्य सरकार के अध्ययन के साथ सत्ता व शक्ति का अध्ययन भी किया गया है। तो कुल मिला के वर्तमान संदर्भ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राजनीतिक जटिलताएं बढ़ती चली गईं, शासन व्यवस्थाओं में बदलाव आता चला गया, नव उदित राष्ट्र जो हैं एशिया और अफ्रीका के सामने आ गए, उस समय तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र व्यापक हो गया। तो अब बच्चों हम देखेंगे कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की शुरुआत के उत्तरदायी कारण क्या हैं, है ना। तो आपको ये पता है कि तुलनात्मक राजनीति के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं तो किसकी बात आती है? राजनीति की। और राजनीति में कितने दृष्टिकोण हैं? परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। तो कहीं ना कहीं परंपरागत दृष्टिकोण में जो सिद्धांत बने, आदर्शात्मक सिद्धांत बने, जिनको कि हम आदर्शात्मक सिद्धांत कहते हैं या नैतिक सिद्धांत कहते हैं, उनमें कुछ कमी पाई गई। तभी तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत आए। तो पारंपरिक संवैधानिक अध्ययन की 3 कमियों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूँ। पहला है पारंपरिक संवैधानिक अध्ययन सीमित रहे, क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए रहे। जैसा कि मैंने बताया कि परंपरागत राजनीति शास्त्र में केवल अध्ययन का क्षेत्र राज्य, कानून, संस्था तक ही सीमित रहा। ये बहुत ही संकीर्ण अध्ययन था। इसमें केवल राज्य का अध्ययन किया गया, सरकार का अध्ययन किया गया, कानून का अध्ययन किया गया, कहीं पर भी मानवीय अधिकारों की बात नहीं की गई। दूसरा यह है कि पारंपरिक संवैधानिक अध्ययन मूलतः रूपक रहे, यानी एक ही देश की शासन व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। इसमें कोई विविधता या विविध आयाम या नवीन पद्धतियों का सामंजस्य या उसकी खोज परंपरागत राजनीति शास्त्रियों ने नहीं करी। तीसरी कमी थी औपचारिकतावाद। ये बहुत औपचारिक अध्ययन रहा, इसमें कोई वैज्ञानिक पद्धति को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीतिक जटिलताएं बढ़ती चली गई और इन कमियों पर अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों ने ध्यान दिया और उन्होंने कहा कि हमें पद्धति में सुधार करना पड़ेगा और इसी रूप में एक नवीन रूप में तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से उन्होंने तुलनात्मक राजनीति को एक नया रूप दिया। तो नवीन पद्धति की आवश्यकता पे बल दिया। उत्तरदायी कारण जो हम देखते हैं तो वो निम्न रहे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में अनेक नवोदित राष्ट्र हो गए और उन राष्ट्रों में सांस्कृतिक, भाषाई, जातिगत, धर्म आदि के आधार पर बहुत ही अनेकता थी। इसलिए यह आवश्यक था कि जितने भी जो देश हैं, दोनों सुपर पावर थी उस समय, रूस और अमेरिका, ये अपना प्रभाव इन देशों पर जमाना चाहते थे। तो इन्होंने नवीन नवीन अवधारणाओं की खोज करनी शुरू कर दी। दूसरा पॉइंट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उपनिवेशवाद का पतन हुआ और नव उदित के मध्य अंतर्राष्ट्रीय शक्तिकरण का विकेंद्रीकरण हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो नवीन देश आए, तो क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो शक्ति पहले 2 राष्ट्रों में थी उसका भी क्या हुआ?
विविधीकरण हो गया है। इन राष्ट्रों में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं शक्ति की बात आने लगी। तीसरा हम ये देखते हैं कि इस नवीन राष्ट्रों के बीच अपना प्रभाव स्थापित करने के साथ अमेरिका तो था ही, और अमेरिका के साथ साथ रूस भी खड़ा हो गया। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक है और रूस साम्यवादी विचारधारा का समर्थक रहा। अब इन दोनों में एक प्रतिस्पर्धा चल गई कि नवीन उदित देशों पर हम अपना प्रभाव स्थापित कर सकें। अमेरिका पूंजीवाद की स्थापना करना चाहता था और रूस जो है वो साम्यवाद की स्थापना करना चाहता था। तो फिर आवश्यकता थी कि एक तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप नवीन हो, उसमें नई नई पद्धतियाँ आएँ। फोर्थ पॉइंट है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात विज्ञान और तकनीकी में क्रांति आई। काफ़ी नई नई जो वैज्ञानिक जो शोध थी वो होने लगी। फासीवाद का उदय हो गया, साम्यवाद और पूंजीवाद में टकराहट हो गई, पश्चिमी उपनिवेशवाद का अवसान हो गया, एशिया अफ्रीका के नए राष्ट्र उदित होकर सामने आ गए। गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या से ये सारे देश ग्रसित थे। तो ये आवश्यकता थी कि राष्ट्र निर्माण में सरकारों की बदलती हुई भूमिका भी बढ़ रही थी। तो आवश्यकता थी कि तुलनात्मक राजनीति में नवीन स्वरूप दिया जाए। तो इसलिए इन तथ्यों ने तुलनात्मक राजनीति को नवीन आयाम दी। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हो गई कि तुलनात्मक राजनीति के उदय के कारण क्या थे। अब हम ये देखते हैं कि राजनीति में तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता क्या है। तो पहला यह है कि राजनीतिक व्यवहार को समझना, क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण में जैसा कि मैंने आपको बताया केवल राज्य का, संस्था का, कानून का अध्ययन किया गया, महामानवीय व्यवहार का अध्ययन नहीं किया गया। और सर्वप्रथम व्यवहारवादी दृष्टिकोण सामने आया जिसके प्रतिपादक थे डेविड ईस्टन, जिन्होंने मानवीय राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया। क्योंकि आधुनिक राजनीतिक जो पद्धति है, तुलनात्मक पद्धति है, उसका ये मानना है कि हमको नवीन आधुनिक जो पद्धति है उसका ये मानना है कि हमको नवीन खोजें करनी होंगी। तो डेविड ईस्टन ने ये कहा कि जब तक हम व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन नहीं कर सकते तब तक हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना। राजनीति जिस तरीके से पहले आदर्शात्मक थी परंपरागत दृष्टिकोण में, वैज्ञानिक पद्धति का अभाव था, वहीं तुलनात्मक राजनीति का नवीन आयामों में उसको वैज्ञानिक अध्ययन का स्वरूप दिया गया, तुलनात्मक पद्धति को इसमें शामिल किया गया। तीसरा पॉइंट है तुलनात्मक अध्ययन द्वारा राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में तो सिद्धांतों का निर्माण संभव नहीं था, क्योंकि वहाँ सब आदर्श की बातें थी, नैतिकता की बातें थी, वहाँ पर तथ्यों को बल न देकर मूल्यों को बल दिया गया था। लेकिन आधुनिक राजनीति शास्त्र में तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत ये दावा किया गया कि अनुभाविक सिद्धांतों का निर्माण होगा, क्योंकि सिद्धांत दो प्रकार के होते हैं, आदर्शमूलक सिद्धांत और अनुभाविक सिद्धांत। फिफ्थ पॉइंट है प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों की पुनः प्रमाणिकता। जो भी सिद्धांत प्रचलित हैं, जो पूर्व में प्रचलित थे, उनकी दोबारा से जांच करना, उनकी प्रामाणिकता को सिद्ध करना। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। तो इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर महत्वपूर्ण सिद्धांत भी विकसित हुए। जैसे पहला सिद्धांत ये हुआ कि चाहे शासन व्यवस्था संस्थात्मक हो चाहे अध्यक्षात्मक हो, संसद की संप्रभुता देखने को नहीं मिलती। संसदीय संप्रभुता कहते हैं ना, लेकिन कोई सी भी व्यवस्था हो, संस्थात्मक में कहते हैं संसदीय संप्रभुता जो है वो रहती है, अध्यक्षात्मक में कार्यपालिका ज़्यादा प्रभावी हो जाती है, तो वो दिखाई नहीं देती। दूसरा पॉइंट ये है कि हर देश का नेतृत्व विशिष्ट वर्ग के हाथ में होता है। हर देश में जो नेता होते हैं वे एलीट क्लास में आते हैं और वो इस राजनीतिक व्यवस्था की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। तीसरा, देश में संकट के समय हम एक नेतृत्व में विश्वास नहीं, सामूहिक नेतृत्व जो है वो काम नहीं आता, एक नेतृत्व काम आता है। और यही कारण है कि भारत में भी आप जानते हैं कि वैसे तो राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक है ना, संसद और प्रधानमंत्री ये सारा शासन चलाते हैं, लेकिन जब कोई संकट होता है तो हमारे यहाँ पर भी सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं। फोर्थ पॉइंट है जिन देशों में निर्वाचित सरकार को प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है वहाँ सैन्य शासन
या हस्तक्षेप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे कि हम हमारे पड़ोसी देश का उदाहरण देख सकते हैं, पाकिस्तान का। वहाँ पर जो सरकारें हैं वो स्थिर नहीं रहती हैं, वहाँ पर वो संवैधानिक रूप से सही कार्य नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वहाँ पर सैनिक जो शासन है या सैनिक शासन का जो प्रभाव है वो उनका हस्तक्षेप जो है वो ज़्यादा रहता है। 5वां है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था से अति उत्तम है, ये कहा नहीं जा सकता। कई बार लोकतंत्र भी निरंकुश हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने इस संदर्भ में ये जो बातें आपको बताई, ये आपको समझना होगा और इनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। अगली क्लास में अपन तुलनात्मक पद्धति की बात करेंगे। धन्यवाद।